गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यह हमारे स्टैटिस्टिक का एक बहुत ही मेन टॉपिक है, जिसमें हम कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चूज करते हैं, जिसके द्वारा हम पूरे एक ग्रुप को जान सकते हैं, या जो एक वैल्यू पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे क्लास में एक CR होते हैं, जो पूरे ग्रुप की तरफ से, पूरे क्लास की तरफ से क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह जब हम कुछ डेटा को लेते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ डेटा को लेते हैं, तो उसमें एक ऐसे संख्या को हम चूज करते हैं जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या है? A measure of central tendency is a single value that identifies the center, middle, or typical point of a data set. Summarizing the entire distribution, the three primary commonly used measures are the mean, means की average, median, middle value, and mode, most frequent value, which help describe data characteristics. मीन्स की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यह एक केंद्रीय प्रवृत्ति है जो एक एकल मान हमें देती है, और जो हमें बताता है कि पूरे ग्रुप ऑफ डेटा का जो पूरा ग्रुप ऑफ डेटा है वो किस नेचर से बिलोंग करता है या किस तरह का डेटा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेनली 3 मेजर्स हमारे सामने होते हैं, वे हैं मीन, मीडियन और मोड। तो फिर हम देखेंगे कि मीन जो होता है क्या है, जिसे हम एक एवरेज के रूप में लिखते हैं, जिसमें कैलकुलेट बाय summing all values and dividing by the total count. It is highly sensitive to outliers. सभी मूल्यों को जोड़कर और कुल गणना से विभाजित करके गणना की जाती है। यह आउटलेयर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। फिर नेक्स्ट है हमारा मीडियन, जो कि मिडिल वैल्यू होता है। द मिडिल नंबर इन एन ऑर्डर्ड डेटा सेट, इट इज आइडियल फॉर skewed data or when outliers are present. मीन्स माध्यिका एक आदेशित डेटा सेट के मध्य संख्या या तिरछे डेटा के लिए, या जब आउटलेयर मौजूद होते हैं तो आदर्श होते हैं। Mode, most frequent, the value that appears most often. It is useful for categorical data. Mode सबसे अधिक बार, वह मान जो सबसे अधिक बार दिखाई देता है, यह श्रेणीबद्ध डेटा के लिए उपयोगी है। जैसे कि मेन जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, वह है हमारा 3 मेन है, मीडियन, मीन और मोड। मीन, मीडियन, मोड। फिर हम अगर देखें तो मीडियन और मोड जो हैं, ये दोनों पोजिशनल एवरेज के रूप में देखे जाते हैं, और मीन जो है वो एक अर्थमेटिक एवरेज के रूप में जाने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो मीन को फिर से हम 3 पार्ट में देख सकते हैं, जिसमें हमारा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन ये हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी बनाने का या निकालने का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब क्या किन उद्देश्यों से हम ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम इसका उद्देश्य जानते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का उद्देश्य
किसी भी बड़े डेटा सेट का एक ऐसा मान निकालना होता है जो पूरे डेटा का प्रतिनिधित्व करे। इससे हमें यह समझने में आसानी होती है कि डेटा का सामान्य स्तर क्या है। मतलब कि नॉर्मल एक बड़ा ग्रुप है, उसमें से हम एक नंबर चूज करें और हम पूरे ग्रुप को समझ सकते हैं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है, जिसमें हम पॉइंट वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखे हैं, जिसमें है कि समराइजिंग डेटा टू, जिसमें हम डेटा को समराइज कर सकते हैं। जैसे कि जो भी बड़े पैमाने पे हमारे पास डेटा होते हैं उनको हम एक छोटे रूप में या समराइज रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा आइडेंटिफाइंग टिपिकल वैल्यूज, विशिष्ट मूल्यों की पहचान करना। जैसे डेटा सेट जैसे औसत आय, औसत आयु के भीतर केंद्रीय या सबसे आम अवलोकन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल और मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन विद इन अ डेटा सेट, जैसे कि एवरेज इनकम, मीडियन एज, ये सभी। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाता है फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, टू एनेबल इजी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और डेटा सेट्स। जैसे तुलना को सुविधाजनक बनाना, विभिन्न समूहों या डेटा सेटों के बीच आसान तुलना को सक्षम करने के लिए यह हो सकता है। उदाहरण के लिए दो स्कूलों के औसत परीक्षण स्कोर की तुलना करना। दोनों स्कूल का जो भी मार्क्स आते हैं बच्चों का, उनको हम कौन सा स्कूल बेस्ट हो सकता है उनको तुलना कर सकते हैं। फिर असिस्टिंग डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायता करना। टू प्रोवाइड एसेंशियल डेटा ड्राइवन insights for planning and policy formulating in business, government and research। निर्णय लेने में सहायता करता है व्यवसाय, सरकार और अनुसंधान में योजना और नीति निर्माण के लिए आवश्यक डेटा संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करना। टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, एवरेज ऑल्सो हेल्प इन obtaining an idea of a complete universe by means of sample data. The averages of a sample present a clear picture of the population. Means पूरे ब्रह्मांड में से एक हमें छोटा नमूना प्रदान करता है जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। या तो पूरे पॉपुलेशन में से हमें एक छोटा सैंपल मिलता है जिससे हम पूरे पॉपुलेशन को समझ सकते हैं। तो एक नमूने से ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए औसत नमूना डेटा के माध्यम से एक पूर्ण ब्रह्मांड का विचार प्राप्त करने में भी मदद करता है। एक नमूने का औसत जनसंख्या की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एवरेज। तो टाइप्स ऑफ एवरेज तीन तरह के हो सकते हैं, जिसमें हमारा मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कॉमर्शियल एवरेज। तो हमारे स्टडी पर्पस के अकॉर्डिंग मेन है हमारा मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, और पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन और मोड। और कॉमर्शियल एवरेजेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट टाइम मिले तो हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन मैथमेटिकल एवरेजेस में हम फर्स्ट देखेंगे अर्थमेटिक मीन, और पोजिशनल एवरेज में हम दोनों देखेंगे मीन और मीडियन दोनों, मीडियन और मोड दोनों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें एक वैल्यू हमें बता रहा है वो करेक्ट रूप में या सही रूप में पूरे ये का पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो इसके कुछ इस तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे लिमिटेशंस में, जैसे जानकारी का नुकसान। बाय रिड्यूसिंग अ डेटा सेट टू ए सिंगल वैल्यू दे इग्नोर द स्प्रेड मीन्स वेरियंस एंड ओवरऑल शेप ऑफ
द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि उसका जो फैलाव है डेटा का, वो उसको वो नहीं बताता है। एक बस वैल्यू दे देगा। अब उस ग्रुप में कितने दूरी तक उसके डेटा फैले हुए हैं वो हमें नहीं बताता है। तो इस तरह हमें जो वेरिएंस होता है उसका पता नहीं चल पाता है, जानकारी का नुकसान हो गया। फिर हमारा हो जाता है मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस इन स्क्यूड डेटा, नन ऑफ द मेजर्स में ट्रूली रिप्रेजेंट द सेंटर मीन्स हमें भ्रमित करता है, भ्रमित प्रतिनिधित्व वाला डेटा दे सकता है। जैसे तिरछे डेटा में कोई भी उपाय वास्तव में केंद्र या प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तिरछे डेटा जो कि हमारे होते हैं इस तरह के, तो इस तरह के में हमें कोई एक मेन जो केंद्र है वो नहीं दे सकता है। इस तरह से लेकिन हमें एक डेटा देके ये भ्रमित कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा not always real value. The calculated mean or median may not exist as an actual data point in the set such as an average of 2.5 children. मीन्स हमेशा वास्तविक मान नहीं बताता है। गणना की गई माध्य या माध्यिका सेट में वास्तविक सेट बिंदु के रूप में मौजूद नहीं हो सकती, जैसे कि औसतन 2.5 बच्चे। जैसे किसी घर में मतलब 2-3 घरों के में से बच्चों का एवरेज निकालना पड़ रहा है कि हर घर में कितने बच्चे हैं। तो कुछ में मतलब कैलकुलेटर मान लिया पॉइंट में आ गया 2.5 बच्चे हैं, इस एरिया में लगभग 2.5 बच्चे हैं, हर घर में एवरेज उतना है। तो 2.2 और आधा बच्चे कैसे हो सकते हैं? 2 बच्चे हैं और एक आधा बच्चा है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, या वास्तविक मान जो कि नहीं हो सकता है। ये तो फुल वैल्यू होना चाहिए ना, जैसे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे आना चाहिए, 3 बच्चे आना चाहिए ऐसे। तो 2.5 ये किस तरह का होगा? तो इस तरह से हमें वास्तविक मान नहीं बता पाते हैं। फिर हमारा हो जाता है ये स्मॉल सैंपल्स, मतलब कि छोटे नमूने के लिए अविश्वसनीय हो जाते हैं। बड़े सैंपल्स में हम तो निकाल लेंगे, मतलब मैथमेटिकल रूप में या मैथमेटिकल तरह से ही